बहुत स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हैं राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। पाकिस्तान की पोल खुली है इंटरनेशनली, ये आपको देखना चाहिए और ये भी पता लगेगा कि पाकिस्तान की असल हैसियत और औकात क्या है। तो जब भी किसी पाकिस्तानी को बड़ी बड़ी डींगे मारते कहीं आप सुने या टीवी पर भी या कहीं सोशल मीडिया पर देखे तो एक मैसेज कर दिया कीजिएगा और ये टैग कर दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। आपको बता दें कि CIA के एक एक्स ऑफिसर ने, आगे बढ़ाइए, CIA के एक एक्स ऑफिसर ने, CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, इनका नाम है जॉन किरियाकू। इन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया और मैं दावा नहीं कह रहा हूं, खुलासा कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने ओन करते हुए कहा है कि मैं जानता हूं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और किरियाकू ने उसमें यह बताया कि अमेरिका ने उस वक्त के मुशर्रफ, 2001-2 की बात है, जनरल परवेज मुशर्रफ को लाखों डॉलर के जरिए खरीदा था। हमने खरीद लिया था पाकिस्तान का राष्ट्रपति, इतना पैसा उसको दिया था और हम जो चाहते थे वो करता था। अमेरिका ने पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। ये वो दौर था जब ये अफगानिस्तान में ढूंढ रहे थे ओसामा बिन लादेन को और इनको पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत थी। पाकिस्तान के जो एयरबेस थे वो इनके कब्जे में थे, वहाँ से सारी रसद पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान जाती थी इनके सोल्जर्स के लिए। और फिर आई बड़ी बात, इन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार अमेरिका को सौंप दिए थे। मतलब उस वक्त जितने एटॉमिक वेपन्स पाकिस्तान के पास थे उन सब पर कंट्रोल, कब्जा वो अमेरिका का था। ये बात आज 2025 में भी कही गई ऑपरेशन सिंदूर में। आपने कितनी जगह सुनाई ये बात कि अमेरिका जो उसके परमाणु हथियार हैं वो तो उसके हैं ही नहीं, वो तो अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका उनकी रखवाली भी करता है। अमेरिका के बिना वहां वो परमाणु का सोच भी नहीं सकते। सब सारी बातें हुई। फिर ये भी कुछ लोगों ने कहा कि भारत ने, वो किराना हिल एक जगह है, पहाड़ियां माना जाता है, उसके नीचे जो है इन्होंने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी पाकिस्तान ने बनाई हुई, तो वहां भूकंप आया था। ये मई वही उसी दौरान की बात है जब मई में लड़ाई चल रही थी। तो कई लोगों ने कहा कि ये भूकंप जो है धरती के अंदर से नहीं हिल रही थी, धरती ये ऊपर से मिसाइल मारी थी भारत ने, उसकी वजह से है। और अमेरिका इतना नाराज क्यों हो गया हमसे, उसका भी कुछ लोगों ने ये तर्क दिया था कि क्योंकि हमने वहां मिसाइल मारी जहां पर वो उसका न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा था और वो हथियार एक्चुअली अमेरिका के कब्जे में थे, इसीलिए अमेरिका हमसे नाराज हुआ। ये सारी स्पेकुलेशन है, लेकिन जो इन्होंने बोला वो फैक्ट है। सुनिए। On the ground in Pakistan in 2002, 2003, we also saw Pakistan sort of lurch into almost like a civil war with the various terrorists it had propped up in its backyard. Was there ever a fear that these nuclear weapons would fall into terrorist hands? Yes. When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. But the Pakistanis in the intervening years, and remember, I was there 23 years ago. Over the last 23 years, the Pakistanis have come to say that is absolutely not true. The United States has nothing to do with the Pakistani nuclear arsenal. That Pakistani generals are the ones that control it. तो इन्होंने कहा कि मुझे तब बताया गया था कि ये हथियार जो है ये हमारे कंट्रोल में है। अब आज वो कह रहे हैं कि अब मैं तो, क्योंकि 20 साल पहले था तब तो यही सिचुएशन थी, आज पाकिस्तान ये दावा करता है तो अब कहा नहीं जा सकता इसमें कितनी सच्चाई है। सर ये तो प्रूफ हो गया उस बात का। प्रूफ उन्होंने कर दिया, बाकी सच्चाई तो ये थी ही और सारी दुनिया के लोग भी जानते हैं। हिंदुस्तान तो हमेशा से ही जानता है कि पाकिस्तान, और जिस तरह से प्यार के साथ गोदी में बैठा के लंच कराते हैं ट्रम्प साहब मुनीर साहब को, उससे साफ बात है कि भाई सब कुछ आपके पास है। ब्लू आइड बॉय हो, आप खुश रहो, शांति से रहो, मजे से रहो, हम सब कुछ देख रहे हैं। और अमेरिका का कंट्रोल, आप 20 साल पहले की यदि बात करें तो उससे पहले भी हम लोग कई बार चर्चा करते रहे कि हमेशा अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई मंत्री संतरी भारत की यात्रा पर आता था तो वो पाकिस्तान पर जाकर ख़त्म करता था। तो वो रिपोर्ट करने, मतलब उसको भी बताने के लिए कि भरोसा रखो कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम इसकी चिंता मत करो। किराना हिल की बात हो रही है, वहाँ पर भारत ने मिसाइल डाली कि नहीं डाली, क्योंकि एक चीज़ आपको जानकारी होगी शायद कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और न्यूक्लियर जो
पावर है उसकी रूल्स में है कि हर साल जनवरी में दुनिया भर के देशों को अपने जो न्यूक्लियर वो है हथियार पावर न्यूक्लियर पावर उसके बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। ठीक है, ये हमारे पाकिस्तान के बीच में भी है, सबके बीच में दुनिया भर में ये करना पड़ता है और उसको एक्सचेंज करते हैं ताकि वो उसका मतलब ये है कि आप उस पर हमला ना करें क्योंकि फिर तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी ना, उसका पर्पज ये है। तो वो उसकी कहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे गए हैं, दूसरा न्यूक्लियर पावर कितनी है, ये सारी चीज़ें और उसका न्यूक्लियर पावर का यूज क्या आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक्सचेंज किया जाता है। इसलिए मैं इस बात से कम सहमत होता हूँ कि किराना हिल पर भारत ने जानबूझकर कोई मिसाइल वहाँ पर मारी होगी। बट आप इससे सहमत हैं कि वो हथियार पाकिस्तान अमेरिका के कंट्रोल में है? वो उसमें कंट्रोल में है। अच्छा, चलिए ठीक है। अगली बात देखिए इन्होंने क्या की। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को प्रोवोक करना, उकसाना, ये बंद कर देना चाहिए, ये फिजूल है। इससे पाकिस्तान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता क्योंकि वो कभी भारत से जीत नहीं सकता। ये CIA का ऑफिसर कह रहा है। पाकिस्तान कभी कन्वेंशनल युद्ध में, न्यूक्लियर युद्ध होगा नहीं, और कन्वेंशनल युद्ध में वो कभी भारत से जीत नहीं सकता। ये बात इन्होंने कही। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि 2001 में जब हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ था, दोनों बार हम लोग मतलब CIA और अमेरिका ये मानकर चल रहे थे कि भारत हमला करेगा पाकिस्तान पर। लेकिन आपको याद है 2001 में पराक्रम हुआ, सारी सेना जो है उस सीमा पर लगा दी गई, लेकिन फिर जंग नहीं हुई। 2008 में विचार हुआ लेकिन मोबिलाइज भी नहीं की गई सेना को। लेकिन वो कहने कि हमें ये लग रहा था कि भारत जरूर जंग करेगा इसके बदले में जो आतंकवादी हमले हुए हैं। तो सुनिए जरा आप पाकिस्तान की सेना की औकात क्या बता रहे हैं। They didn't show any restraint this time around when Operation Sindoor happened in Pahalgam, where it was a 4-day high-intensity sort of war that happened. What do you think changed in the course of these 2 decades? At the CIA, we called the Indian policy strategic patience. The Indian government would have been perfectly within its rights to respond by striking Pakistan. And they didn't. And I remember at the White House, people were saying, wow, the Indians are really exhibiting a very mature foreign policy here. We expected the Indians to strike back, and they didn't. And that kept the world from what might have been a nuclear exchange. Right. But India's gotten to the point where they can't risk strategic patience being misunderstood as weakness. बड़ी बात कही इन्होंने कहा कि उस वक्त हम बड़ी तारीफ कर रहे थे व्हाइट हाउस में इस बात की कि भारत ने बड़ा संयम दिखाया 2001 और 2008 में, लेकिन कह रहे हैं अब भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी स्ट्रेटेजिक पेशेंस को, उसके संयम को कमजोरी समझा जाने लगे। और आप देखिए बता करके 3 बार दुनिया को हमला किया भारत ने। जब आपने उड़ी का जवाब दिया, आपने पुलवामा का जवाब दिया और अब आपने पहलगाम का जवाब दिया। राहुल जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 2 स्ट्रेटेजिक जगहें जो थी उन पर जो हमले हुए उसके कारण जो है अमेरिका जो है, क्योंकि आपको याद होगा जब ये शुरुआत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की तो अमेरिका ने इसको राइट ऑफ कर दिया था कि हमें क्या लेना देना, हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अचानक फिर अमेरिका जो है एकदम एक्टिव हुआ और उसने इसमें सारा जो है वो बात की, पाकिस्तान से बात की। उसमें नूर खान जो बेस था और जैसे आपने किराना हिल बोला, नूर खान बेस जो है उसमें माना जाता है कि वहां पे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जिस पे भारत ने हमला किया था। हाँ, तो वो ये तो यही था, वो तो पता है सबको। वो तो पता तो ही नूर खान वहां पर ये था कि पूरी न्यूक्लियर जो कमांड अथॉरिटी है वो बर्बाद ना हो जाए पाकिस्तान की। और दूसरा, पाकिस्तान जैसे अभी ये भी जो पूर्व अफसर हैं ये भी बता रहे थे CIA के कि पाकिस्तान को हमेशा ये डर लगा, मुशर्रफ के समय में भी और बाद में भी, कि कहीं न्यूक्लियर हथियार जो हैं वहां पे जो आतंकवादी हैं उनके हाथ ना चले। उसी का वो सवाल वही था एक्चुअली, सवाल वही। तो उसका जवाब उन्होंने दिया, यही डर था मुशर्रफ को और इसी की आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाए न्यूक्लियर हथियार, इसलिए हमें दे दिए थे। अमेरिका ये मानता है कि पाकिस्तान के सारे नेता बेहद करप्ट हैं और ये जानना जरूरी है। जब मैं बेनजीर भुट्टो का मैंने जब UAE में इंटरव्यू किया था दुबई में बहुत साल पहले, तो वो एक विला में रहती, बहुत बड़ा विला था, उसमें रहा करती थी जिसमें सब ऐशो आराम के सामान थे और उनको वहां से निष्कासित किया हुआ था पाकिस्तान ने, तो वहां पे रहा करती थी। मुशर्रफ का भी ऐसा ही जो है पूरा ये आपने बताया आपका अपना पर्सनल अनुभव बेनजीर भुट्टो से मिलने का, इन्होंने भी बताया, वो बयान नहीं मैं सुनाऊं बहुत देर हो जाएगी। इन्होंने कहा कि मैं एक सीनियर अफसर के साथ बेनजीर भुट्टो के विला में, जैसा आपने कहा ना, इन्होंने कहा कि वो ये तो पैलेस था,
$5 मिलियन के मकान में रहती थी। 50 लाख डॉलर के मकान में रहती थी बेनजीर भुट्टो दुबई में, जब देश से निकाला मिला हुआ था। और उन्होंने कहा कि हम वहां बैठे, हम पहले हैरान थे कि ये घर है बेनजीर भुट्टो का। और उसके बाद बाहर से हमें आवाज आई कि गेट खोला, कोई गाड़ी अंदर आई, घर के अंदर आई। तो बेनजीर भुट्टो बोली कि अब अगर ये एक और बेंटली लेके आया तो मैं इसे मार दूंगी। किसके लिए कह रही थी वो? अपने पति के लिए, जरदारी के लिए, जो अब राष्ट्रपति हैं। इनको बोला ही मिस्टर 10% जाता है। तो ये व्यक्ति क्लेम कर रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो ने कहा अगर ये आज एक और बेंटली गाड़ी लेके आ गया तो मैं इसे मार दूंगी। मतलब कितनी गाड़ियां होंगी, कितने, मतलब ये शौक थे। और इन्होंने ही बोला कि मैंने फिर वापस लौटते हुए मैं और मेरा सीनियर ऑफिसर ये बात कर रहे थे कि इतना करप्शन, तुम बेंटली गाड़ियों की रेंज खरीद रहे हो, मतलब एक के बाद एक शौक है तुम्हें, करोड़ों की गाड़ियों का शौक है, और पाकिस्तानियों के पैर में चप्पल तक नहीं है। सर जरदारी साहब के घर में गया हूं वहां पर पाकिस्तान में, तो उस घर में एंटर करके जब जरदारी साहब से मिलना था तो आप समझ लीजिए कि 200 मीटर मुझे एंटर करना पड़ा। 200 मीटर अंदर जाने के बाद उस घर में जरदारी साहब के मुझे दर्शन हुए, और वहां पर जो पूरा 200 मीटर, और वो 200 मीटर मतलब एक क्लास भी नहीं, मैं उसको आता नहीं इससे ज्यादा, उस तरह का वो ऑफिस और वो सारा सिस्टम वहां था। और नवाज शरीफ साहब के साथ भी जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो तो पूरा किला था, वो तो खैर हाउस था, ऑफिशियल हाउस। मैं एक चीज ऐड, सौरभ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए पाकिस्तान में, आप कहाँ कर रहे हो? पाकिस्तान में जो सबसे बड़े घर हैं वो फौजी अफसरों के, वो कराची में, इस्लामाबाद में खासतौर से एक पूरा एक जोन है जहां पे लोगों की एंट्री भी मना है, वहां पर उनके घर हैं आलीशान, और सारे अफसरों के बच्चे जो हैं या तो विदेशों में हैं या इन सारे अफसरों या जितने भी ये राजनीतिक, इनके पास ड्यूअल पासपोर्ट। हम जानते तो थे, तीसरी व्यक्ति से सुनी तो और बता। एक चीज सर, एक बार आप ही के पास आ रहा हूं। इन्होंने एक न्यूक्लियर को लेकर एक और बात की, और ये आज के बहुत सारे घटनाक्रम से जुड़ती है ये बात। अभी आपको मालूम है सऊदी अरब का और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ कि एक देश पे हमला दोनों दूसरे देश पे हमला माना जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम अपना न्यूक्लियर कवर भी शेयर करेंगे सऊदी अरब के साथ। तो दुनिया में बात, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है। आप न्यूक्लियर किसी और देश की साथ तकनीक अपनी या हथियार शेयर नहीं कर सकते। अरे ये कोई वो थोड़ी कोई राशन थोड़ी है जो बांट दोगे किसी में। इन्होंने ये बताया सर कि हम, जैसे इजराइल ने ईरान के सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार डाले ना, हम AQ खान जो फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब माना जाता है पाकिस्तान का, इतना करप्ट आदमी कि उसने स्मगलिंग कर करके बनाया और बहुत सारे न्यूक्लियर सीक्रेट बेचे भी। बोले कि हम उसको मारना चाहते थे और हमको उसके बारे में सब पता था CIA को, हम उसे मार देते। हम सऊदी हमारे पास आए और हमने सऊदी से शेयर की ये बात, तो सऊदीज ने हमें रोका कि नहीं आप AQ खान को मत मारिए, वो हम उसको पसंद करते हैं और वो हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारा एसेट है, उसको मत मारिए। मतलब पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब में सऊदी अरेबिया का निवेश है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो सऊदी अरब का निवेश था, और ये मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अमेरिका का निवेश नहीं था। उसके न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर कंट्री बनने में अमेरिका की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है, कनाडा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है, क्योंकि चोरी छुपे तकनीक आया भी और कुछ तकनीकें दी भी गई वहां पर, क्योंकि उस समय इंडिया को काउंटर करना उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा था। चाइना भी चाहता था, अमेरिकन भी चाहते थे कि हम इंडिया को बार बार निडिल करते रहें, ताकि साउथ एशिया के अंदर जो है वो हमें भारत बहुत बड़ी ताकत बन करके नहीं आए। चाइना को भी नहीं चाहिए था कि भारत बहुत बड़ी ताकत बन करके आए। आज जो आप देख रहे हैं कि अमेरिका इतना पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? मैं इससे सहमत नहीं हूं कि किराना हिल्स तक नहीं गया, किराना हिल्स तक गया। और राहुल जी सही कह रहे थे। देखिए अमेरिका ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अमेरिका लगता था एकदम एक बच्चा जैसा, किसे हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। और एक ढंग से उसने कहा, जेडी वेंस का वो उस समय का स्टेटमेंट आया था कि भारत जो करना चाहे, ये आपस में जो करना चाहे करें, हमको इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस दिन से नूर खान बेस अटैक हुआ तब से सारे रंगत बदल गए, अमेरिका के सारे तेवर बदल गए। और उसके बाद जो हमारे, वो तो ऐसा ही हुआ ना कि तुम जानते थे कि मैं यहां हूं और इसके बाद तुमने मारा, तब भी तुमने मारा। अमेरिका का ग्रजेज यहां से शुरू होता है कि उसको पता है कि इंडिया को यह मालूम है
और उसके दोस्त ने ये इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने इंटेलिजेंस इनपुट नहीं शेयर किया होगा, शेयर किए। न्यूक्लियर वेपन को लेकर, आप न्यूक्लियर पावर को लेकर पाकिस्तान हिंदुस्तान की चर्चा करते हैं, तो ये बात साफ करनी चाहिए कि भारत ने न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया है। अब पाकिस्तान ने, जो अब्दुल कादिर खान साहब हैं, उन्होंने पहले स्मगल किया टेक्निक को और सारी चीजों को तैयार किया और फिर उसी को बेचा भी। मतलब वो दो तरफा काम भी। अब इसलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर को भारत की न्यूक्लियर पावर के साथ बराबर करके मत देखिए। क्या भारत में तेल के दाम बढ़ने वाले हैं? ये बहुत से लोगों के मन में चिंता है सर, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि देर सवेर आपको रूस के तेल से तो आगे बढ़ना पड़ेगा। रूस ने, क्योंकि 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लग गया है वहां की, और उन 2 कंपनियों से हम अपना 60% तेल खरीदते हैं। मतलब अपनी टोटल यूज का 40% हम खरीदते हैं रशिया से, और उस 40% का 60% इन्हीं 2 कंपनियों से खरीदते, तो वो प्रतिबंधित हो गई हैं। तो ये 2 बड़ी तेल कंपनियां हैं, रोजनेफ्ट और लुको ऑयल। इन पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत अब रूस के बदले पश्चिम एशिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाडा, ब्राजील ऐसे देशों से कच्चा तेल खरीद सकता है, और इसकी तरफ आगे शायद बढ़ना शुरू जल्द कर देगा। अभी तक क्योंकि सरकार का कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं है। पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल कंपनियों को लेकर जो फैसले किए गए हैं, इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी एक बयान आया था। रिलायंस ने कहा था कि हमने रूस से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट और यूरोप को रिफाइंड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर EU, UK और अमेरिका द्वारा हाल में लगाए गए प्रतिबंधों पर हम फिलहाल आकलन कर रहे हैं, और ये प्रतिबंध जो है ये 21 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। तो अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो मैं आपको भी देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ध्यान देने लायक बात यह है कि ये तेल जो खरीद रहा है सबसे ज़्यादा रूस से वो रिलायंस ही खरीद रहा है। भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं वो उतना तेल नहीं खरीदती। रिलायंस इंडस्ट्रीज 34% खरीद रही है तेल, इंडियन ऑयल 16%, नयारा एनर्जी जो उनका और हमारा एक जॉइंट वेंचर है ये 15% तेल खरीदती है रूस से, भारत पेट्रोलियम 12%, HPCL 10%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 5%। तो सरकारी कंपनियों से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी तेल खरीदती है। क्या दाम बढ़ेंगे हमारे देश में? जब से ये प्रतिबंध लगे हैं कच्चे तेल के दाम में 5% का इजाफा हुआ है, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिका ने यह प्रतिबंध आधे मन से लगाए हैं। आधे मन से क्यों लगाए हैं वो ये कह रहे हैं, वो उसकी वजह यह है कि इसमें एक लूप होल छोड़ दिया है उन्होंने जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। वो लूप होल ये है कि ऐसे बहुत सारे मिडलमैन हैं जो बिचौलिए का काम करते हैं, वो रूस से तेल खरीदते हैं और फिर वो फर्दर सप्लाई करते हैं। भारत भी ऐसे कई लोगों से तेल लेता है, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो वो अभी भी तेल खरीद सकते हैं उनसे और वो फिर हमको तेल बेच सकते हैं। इसमें एक जगह तो ये भी लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि मान लीजिए उनको भी प्रतिबंधित कर दे अमेरिका, तो रशिया का क्या, उसको एक रात भी नहीं लगेगी, वो रातों रात दुबई में ऐसे और कंपनियां खोल देगा। कितनी कंपनियों पे आप प्रतिबंध लगाते फिरोगे? वो तेल खरीदेंगे और वो सप्लाई करते रहेंगे। तो ये फिलहाल हुआ है। और ऑयल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इसलिए लोगों को अभी ये चिंता नहीं हो रही इतनी कि रूसी तेल बाजार में आना बंद हो जाएगा। दाम अगर ये प्रतिबंध कड़े होते तो प्रति बैरल दाम $5 से $10 बढ़ना चाहिए था, जो नहीं बढ़ा है। इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि तेल जो है अभी भी भारत में महंगा नहीं होगा। सर, ये दोनों चीज़ें आपने बहुत विस्तार से सारी बातों को किया है। अमेरिका भी उस तरह, अमेरिका भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी चल रहा है। वो बार बार जो उनकी डियर फ्रेंड हैं उनकी चर्चा करते रहते हैं, हर बात में कुछ भी बात करते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने सोचा कि बिजनेस सबसे बड़ी चीज़ है, तो अमेरिका की धमकी कह लीजिए या जो भी बात कहें, उसके बाद उन्होंने रिकैलिब्रेट करने का काम किया। जितनी बात आपने बताई कि दूसरी कंपनियों के थ्रू, मिडिलमैन के थ्रू बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो तो होगा ही, लेकिन भारत सरकार अभी तेल बढ़ाने में यदि कोई ज़रूरत भी पड़ी तो अपना नियंत्रण को, अपनी पावर्स को काम लेगी और तेल की कीमत नहीं बढ़ने देगी, एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल मायने भी है। यदि अमेरिका के दबाव में भारत में इन सब स्थितियों के बाद तेल का दाम बढ़ेगा तो उसको दूसरे तरीके से देखा जाएगा, सरकार के लिए भी और भारत के लिए भी। तो इसलिए मुझे कम संभावना लगती है। आपकी जितनी बातें वो उसमें शामिल हैं, वो सब कारण तो एक सरकार दाम नहीं बढ़ाएगी। जी, मैं एक चीज ऐड करूंगा। देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करेगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कैसे रहते हैं। ये जो सारा कुछ हुआ है उसके बाद थर्सडे को पिछले उसमें 5% ऑयल जो है उसके दाम बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब भारत की मुश्किलें ये है कि पहले भारत ईरान से बहुत ऑयल लेता था, अब उस पर भी प्रतिबंध बंद हो गया, उस पर भी प्रतिबंध है।
अब रूस से लेता है, जिसकी 2 बड़ी कंपनियां जो है उस पर प्रतिबंध हैं। तो होता ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर रूस जो है ऐसे तेल भेजता है तो वो ऐसे टैंकर्स के जरिए भेजता है जो कि अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब प्रतिबंधित होती हैं कंपनियां तो दूसरे देश जो हैं ऐसे टैंकर्स को रोक भी लेते वैसे हैं। बहुत सारे टैंकर हैं उसके पास। हाँ, रोक भी लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये अभी फिलहाल एकदम बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये ज्यादा होता है, क्योंकि रशियन ऑयल जो था वो 10 से 12 जो डॉलर था वो कम कीमत पे भारत को चलिए, मिल रहा लेकिन अभी आप सब राय ये बन रही है कि भाई अभी फिलहाल भारत में ऐसे कोई खतरा नहीं है कि तेल के दाम अचानक से बढ़ जाएं, अचानक से उसमें उछाल आ जाए।